हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में जो है आपका बाबर से लेकर के आपका शाहजहाँ तक डिस्क्रिप्टिव वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और लगातार जो है ऑब्जेक्टिव भी प्रश्नों के सेट जारी यानी अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है मुग़ल काल में बेहतर स्कोर के लिए और मुग़ल काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियोस ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग जो है मुग़ल काल में अकबर के बारे में अभी जान रहे हैं और अकबर में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट यानी कि देख रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न के और यानी जो कि अकबर से संबंधित है। तो वह पहला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा और आईने अकबरी इनमें से किसकी प्रमुख कृति है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों कि यह किसकी प्रमुख कृति है। तो अकबरनामा जो है दोस्तों अबुल फजल की जो है प्रमुख कृति है और ये अबुल फजल के द्वारा यानी लिखी गई है दोस्तों अकबरनामा, जो कि अकबर के जीवन से संबंधित तथ्यों को इसमें जो है अंकित किया गया है। वहीं आईने अकबरी जो है दोस्तों यह अकबरनामा का जो है तीसरा अध्याय है। तो ये दोनों जो है आपका अबुल फजल की रचना है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक पद्धति के रूप में आईने दहसाला और कारम किसने किया था। तो भू राजस्व के निर्धारण के लिए जो है दोस्तों आईने दहसाला कारम जो है आपका अकबर के द्वारा किया गया था, यानी कर वसूलने के लिए जो है दहसाला बंदोबस्त की गई थी, जिसे आईने दहसाला के नाम से जाना जाता था। यह जो है अकबर के शासनकाल की विशेषता है आपका भू राजस्व निर्धारण की। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के शासन के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक मुग़ल साम्राज्य की सीमा से बाहर था। तो मुग़ल साम्राज्य की सीमा से कौन बाहर था दोस्तों। तो बीजापुर जो है आपका अकबर के शासनकाल में जो है यानी कि मुग़ल साम्राज्य की सीमा से जो है यह बाहर था आपका बीजापुर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी खानदेश, काबुल और कश्मीर जो है आपका मुग़ल शासन के अधीन था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुग़ल बादशाह की संतान का जन्म जो है शाही हरम की बजाय सूफ़ी संत की खानकाह में हुआ था। तो दोस्तों अकबर है, अकबर का ही संतान रहता है आपका सलीम, जो आगे चल कर के जो है आपका जहांगीर के नाम से जो है शासक बनता है। तो इस सलीम का जन्म जो है आपका यानी सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के जो है आपका कुटिया में इसका जन्म होता है आपका सलीम का, यानी अकबर का बेटा होता है जो आगे चल के आपका जहांगीर के नाम से विख्यात होगा। तो इसका ही जो जन्म है आपका यानी शाही हरम के बजाय जो है सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसीलिए जो दोस्तों है इसका नाम भी जो है सलीम रखता है अकबर, यानी जहांगीर का नाम वह सलीम रखता है क्योंकि उसका जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में एक कुटिया में होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया गया। तो भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया गया दोस्तों। तो यह अनुवाद करने वाला कौन था दोस्तों। तो फैजी जो है दोस्तों, यानी अकबर के शासनकाल में जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी और फैजी जो है दोस्तों यह अकबर का शाही जो है आपका कवि थे। तो इसके द्वारा ही जो है लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया गया। तो कई जो पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, उनका कई भाषाओं में जो अनुवाद फैजी के द्वारा अकबर के शासनकाल में किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की थी। तो इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो यह जो है वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की गई थी। और यह अबुल फजल जो है दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल था और यह इसका बहुत ज़्यादा
करीबी भी थे। तो इस वजह से जो है अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला करता है, लेकिन उसको इसकी हत्या के पीछे जो जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये जहांगीर के कहने पर ही जो है अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी दोस्तों? तो अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था है दोस्तों, वह मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। और मनसब के तहत जो है दोस्तों, वह यानी पद और घोड़े दिए जाते थे मनसब के रूप में। और ये पद और घोड़े जो है यानी सैनिकों के रूप में जो है, जब राजा को यानी अकबर को आवश्यकता पड़ती थी युद्ध में, तो इनसे मदद ली जाती थी। तो ये अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर स्थित थी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के राज्यकाल में भूमि जिसे लोग प्रति वर्ष जोतते थे और कभी प्रति नहीं छोड़ते थे, क्या कहलाती थी? तो पोलज कहलाती थी दोस्तों। यानी अकबर के शासनकाल में ऐसी भूमि जिसे लोग प्रतिवर्ष जोतते थे और कभी भी जो प्रति यानी खाली नहीं छोड़ते थे, तो वह जो है पोलज कहलाते थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किस नगर की स्थापना कर उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो गुजरात विजय के समय जो है यानी उपलक्ष्य में जो है दोस्तों, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की और उसे जो अपनी राजधानी भी बनाया। तो ये फतेहपुर सीकरी का ही जो है आपका यानी दरवाजे के रूप में जो है बुलंद दरवाज़ा यानी प्रवेश द्वार के रूप में जो आगे चल के बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया जाता है। तो यह जो है आपका गुजरात विजय के समय यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इस नगर की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 1579 ईस्वी में जो है मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था दोस्तों? तो शेख मुबारक के द्वारा यह तैयार किया गया था दोस्तों। और ये शेख मुबारक जो है अबुल फजल के पिता थे। अबुल फजल और फैजी के आपके दोनों भाई थे और इनके ये पिता थे शेख मुबारक। इनके ही द्वारा जो है मजहर की जो है स्थापना की गई थी, यानी मजहर का प्रारूप तैयार किया गया था। और मजहर के तहत यानी कि जो भी धार्मिक सम्मेलन होते थे, जो भी धर्म से संबंधित जो धर्मगुरु उपस्थित होते थे, और उनमें जो मतभेद होता था किसी बात को लेकर, तो उसका जो हल यानी कि अंतिम रूप जो है राजा के हाथ में इस मजहर के द्वारा ही दिया गया था। तो मजहर का प्रारूप तैयार करने वाले शेख मुबारक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। यानी अकबर के शासनकाल में ही जो है प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो मोहसिन फ़ानी के द्वारा जो है दोस्तों दीन इलाही को जो है एक धर्म कहा गया है। और इस दीन इलाही धर्म की स्थापना करने वाले अकबर थे। और इस धर्म को कुल जो है 18 लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया था। और इस 18 लोगों में एकमात्र हिंदू थे जो आपके बीरबल थे। तो बीरबल के द्वारा यानी बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। बाकी 17 लोग जो है मुस्लिम लोग थे। यानी कुल 18 लोगों ने ही इस धर्म को अपनाया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर ने निम्नांकित में से किसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तानसेन। तानसेन को जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। यह तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से शामिल थे दोस्तों। तो ये तानसेन को ही जो है जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। इनका मूल नाम जो है यानी वास्तविक नाम जो है राम तनु पांडे था।
और रामतनी पांडे इनका नाम था, और बीरबल का जो है महेश दास नाम था। तो ये भी निश्चित तौर पर याद रखिए दोस्तों, क्योंकि कई बार जो है ये सब प्रश्न रिपीट किए गए हैं कई एग्जाम्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो टोडरमल ने जो है दोस्तों आपका इसका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व, यानी टोडरमल ने जो है आपका भू राजस्व में जो है ख्याति प्राप्त की थी। टोडरमल के द्वारा जो है दोस्तों भू राजस्व में जो है आपका दहशाला व्यवस्था को स्थापित किया गया था, और इस दहशाला व्यवस्था के तहत जो है 10 वर्षों के जो है किसानों के, यानी किसी भी किसान के उपज का 10 वर्षों का जो है मूल्यांकन किया जाता था, उसका औसत निकाला जाता था, इसके आधार पर ही जो किसान पर जो है कर लगाया जाता था। तो भू राजस्व की दर में कर का जो निर्धारण का एक तरीका था दहशाला व्यवस्था, जिसे टोडरमल के द्वारा जो है लागू किया गया था। इसे टोडरमली यानी दहशाला व्यवस्था को टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है इसलिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है दोस्तों आगरा में स्थित है। तो ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड है, तो निश्चित रूप से इसको याद रखिए। अकबर का मकबरा जो है आपका आगरा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा स्थित है, यानी तानसेन जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तो उनका मकबरा पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो मकबरा है दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, और ये ग्वालियर से ही मूल, यानी ग्वालियर के ही मूल रूप से ये रहने वाले थे आपके तानसेन। और यह जो हिंदू थे, किंतु अकबर के धार्मिक सहिष्णुता से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को अपना लिया था आगे चलकर। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो अमल गुजार नामक जो अधिकारी था उसका अकबर के शासनकाल में क्या काम था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना, यानी भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना जो है आपका अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था आपका अकबर के शासनकाल में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा का निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए थे। तो राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के जो है दोस्तों अकबर के शासनकाल में ही चलाया गया था आपका अकबर के द्वारा। दोस्तों अकबर ने कई राजपूत शासकों के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें कि कछवाहा राजपूत की कन्या थी आपका जोधाबाई, यानी जिसका मूल नाम हरकाबाई है। तो इतिहास में हरकाबाई के ही नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये हरकाबाई के साथ जब इनका विवाह होता है तो हिंदुओं के प्रति जो है इनकी नीति यानी बदल जाती है। इसके दौरान जो है यह कई तरह के कर भी हिंदुओं के माफ़ करता है, जिसमें तीर्थ यात्रा कर ये सब जो है अकबर के द्वारा माफ़ किया जाता है। इसी के दौरान जो राम सीता की आकृतियों से युक्त जो सिक्के भी अकबर के द्वारा चलवाए गए थे। अगला प्रश्न हमारा कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। तो इबादत खाने का निर्माण जो है दोस्तों अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये अकबर के शासन की व्यवस्था थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे। तो यानी 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि कौन ऐसे शासक थे जो अकबर के समकालीन थे। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों रानी दुर्गावती। और इस रानी दुर्गावती के साथ जो है इनका युद्ध भी होता है, और इस युद्ध में जो रानी दुर्गावती हार जाती है और अकबर जीत जाता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ की विजय का स्मारक है। तो गुजरात विजय का स्मारक है दोस्तों अकबर के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा। और यह दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी जो कि नगर अकबर के द्वारा स्थापित की गई थी, उसका प्रवेश द्वार के रूप में जो है यह बुलंद दरवाज़ा जाना जाता है। यह जो है गुजरात विजय
की निशानी है आपका बुलंद दरवाज़ा। एक विक्ट्री के तौर पर इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि नल दमयंती की कहानी को फ़ारसी में लिखी, सॉरी यहाँ दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो किसके द्वारा है नल दमयंती की कहानी को फ़ारसी में लिखा गया है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो फैजी के द्वारा। ये फैजी जो है दोस्तों शाही कवि थे आपके अकबर के दरबार में। और यहाँ जो है मैंने बताया कि अनुवाद विभाग की भी अकबर के शासनकाल में व्यवस्था यानी स्थापना की गई थी। इसके तहत जो कई धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद जो है अन्य भाषाओं में फैजी के द्वारा किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबरनामा के रचयिता कौन थे। तो अकबरनामा के रचयिता है दोस्तों आपके अबुल फजल थे। तो ये तो मैंने पहले भी बता रखा है, ये क्वेश्चन दोस्तों शायद रिपीट हो गए हैं। तो अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के शासन में महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार रिपीटेड है दोस्तों एग्जाम्स में, इसको निश्चित रूप से रट ही डालिए। तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फ़ारसी भाषा में जो अनुवाद दोस्तों रजमनामा कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी रजमनामा जो है आपका महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है, जो कि अकबर के ही शासनकाल में फैजी के द्वारा किया गया था, जो कि इसका शाही कवि था। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि बाबर की जो आत्मकथा तुजुके बाबरी का फ़ारसी भाषा में किसके शासनकाल में अनुवाद हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर के शासनकाल में ही जो बाबर की आत्मकथा का जो है तुजुके, जो कि बाबर ने तुजुके बाबरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी, और यह जो है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो अकबर के शासनकाल में जो कि तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, उसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद आपका फैजी के द्वारा किया गया था अकबर के ही शासनकाल में। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न थे दोस्तों बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप बेहतर स्कोर के लिए इन सारे प्रश्नों को जो है बिल्कुल रट ही डालिए और देव स्टडीज़ से बिल्कुल जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही प्रश्नों के सेट जो है मैं आपको उपलब्ध कराती रहूँगी। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग अकबर से संबंधित कुछ प्रश्नों के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।